गुड मॉर्निंग। हम लोग इंडियन पॉलिटी के पढ़ रहे थे कि इंडियन पॉलिटी के यूनिवर्सल जो ह्यूमन राइट्स था। ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक डिक्लेरेशन जारी किया था, अडॉप्टेड किया था। डिक्लेरेशन उसका नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के कंसिस्ट थे 30 आर्टिकल्स एंड 4 पार्ट्स। तो हम लोग दोनों फर्स्ट पार्ट्स में जो दो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 पढ़ चुके हैं, और सेकंड पार्ट में हम लोग 13 तक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 14। 13 से शुरू करते हैं अभी। ठीक है, 13 अच्छे से समझ में नहीं, मतलब मैं अच्छे से समझ लोगों को पा रहा हूँ या नहीं पता नहीं। अभी 13 से शुरू कर रहा हूँ। आर्टिकल 13 चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स के अंदर आर्टिकल आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 के अंदर क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि राइट टू सीक एस्ylum। राइट टू सीक एस्ylum। और आर्टिकल 15 में है, आर्टिकल 15 क्या है? राइट टू नेशनलिटी। राइट टू नेशनलिटी। राइट टू नेशनलिटी। और 16 में क्या है? आर्टिकल 16 में राइट टू मैरिज एंड फैमिली प्रोटेक्शन। फैमिली प्रोटेक्शन। आर्टिकल 17 में राइट टू ओन प्रॉपर्टी। आर्टिकल 18 में फ्रीडम ऑफ थॉट्स। फ्रीडम ऑफ थॉट्स, कॉन्साइंस
conscience and religion. Article 19. आर्टिकल 19 में क्या है? फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन. आर्टिकल 20 कितने? फ्रीडम ऑफ पीसफुल assembly and association. Assembly and association. Articles 21. Right to participate. Right to participate. Right to participate in government and equal access. In government. In government and equal access. Equal access. Equal access to public service. To public service. तो ये था 3 to 21 तक. 3 to 21 तक सिविल और पॉलिटिकल राइट्स. हाँ, एक बात कि राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप कहीं भी जा सकते हो ये पर मूवमेंट. राइट टू सीक असम, राइट टू नेशनलिटी, राइट टू मैरिज एंड फैमिली प्रोटेक्शन, राइट टू ओन प्रॉपर्टीज, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, कॉन्साइंस एंड रिलीजियस, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन, freedom of peaceful assembly and association, right to participate in government and equal access public service. इसके बारे में हम लोग पुराना वीडियो में बात किया था, ठीक है, ऑलरेडी. असेंबली, एसोसिएशन, ठीक है, गवर्नमेंट क्या है, पब्लिक सर्विस क्या है, हम लोग फिर से दोहराएंगे इसके बारे में डिटेल्स.
हम लोग बात करेंगे अब आर्टिकल 22 to 27 contain economic, social and cultural rights. They are mentioned below. ठीक है, हम लोग मेंशन करेंगे below. तो articles 22 to 27 तक एक कंटेंट क्या क्या है? एक तो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर, ठीक है। तो पहले वाला दिखा रहा है कि आर्टिकल 22, ठीक है ना। आर्टिकल 22 राइट टू सोशल सिक्योरिटी। आर्टिकल 23 में क्या है? राइट टू वर्क एंड इक्वल पे। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 24 राइट टू रेस्ट एंड leisure, right to rest and leisure. ले और है आर्टिकल 25 right to adequate standard. Living for health, and well-being including
well-being, including food, clothes, clothing, clothing, housing, housing, medical care, social service and security. Article 26, right to education. Article 27, right to participate in cultural life and community. Article 27 to 20 to 27, economic, social and culture. Article 22, right to social security. Article 23, rights to work and equal pay for equal work. Right to rest and leisure. Right to adequate standard for living for health and well-being, including food, clothing, housing, medical care, social service and security. Article 26, right to education, and Article 27, right to participate in cultural life and community. तो हम लोग ये सब पढ़ लिया, जितने रहे यहाँ पर है वो पढ़ लिया। हम लोगों ने अभी शुरू करेंगे लास्ट दोनों पार्ट 28 टू 30, ठीक है ना। ये थर्ड पार्ट जो था थर्ड पार्ट था। हम लोग बात किए थे कि 30 आर्टिकल्स है और 4 पार्ट्स, तो ये थर्ड पार्ट था।
तो थर्ड पार्ट था, हम लोग पढ़ेंगे 28 से 30। तो लास्ट 3 आर्टिकल स्पेसिफिक कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है। आर्टिकल 28 में ये बताया गया है, आर्टिकल 28 में बताया गया है, एवरीवन टू एंटाइटल्ड to a social and international order. Everyone is entitled to a social and international order. International order in which the above rights and freedoms can be fully realized. And freedom can be fully realized. Article 29. The exercise of the above rights, the exercise of the above right and freedom shall be limited, and freedom shall be limited, for the purpose of securing recognition, for the purpose of securing recognition and respect. Recognition and respect for the rights and respect for the right and freedom of others others and for meeting the requirement and for meeting the requirement meeting the requirement
requirement of morality, public order, and general welfare. Or Article 13. No state, group, or person. No state, group, or person has any rights to engage. Any rights to engage in any activity aimed. Any activity aimed at the destruction destruction of the above rights and freedoms. Of the above rights and freedom. तो आर्टिकल 28 में क्या लिखा है? Everyone is entitled to a social and international order in which the above rights and freedom can be fully realized. हाँ जरूर, मतलब 1 से 27 तक सभी आर्टिकल्स हम लोग क्या स्वाधीन रहकर रियलाइज मतलब अनुभव कर सकते हैं. आर्टिकल 29 में क्या देखा हुआ है? एक्सरसाइज ऑफ द अबव राइट्स एंड फ्रीडम शैल बी लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, securing recognition and respect for the rights and freedom of other and for meeting the requirement of morality, public order and general welfare. तो आप लोग जानते हो कुछ कुछ राइट्स है जो लिमिटेड है. इसके पर्पस सिक्योरिंग, हम लोगों को जो सिक्योर करना होगा गवर्नमेंट को, कैसे सिक्योर करेंगे? कुछ कुछ राइट्स को लिमिटेड कर दिया गया है. एक बात, फ्रीडम होगा पर किसके आधार पर? फ्रीडम लॉ से मतलब आइन से बड़ा नहीं हो, ठीक है, और लॉ से ऊपर नहीं जाएगा, और राइट्स भी लॉ से ऊपर नहीं जाएगा. लॉ के बाद ही फ्रीडम होगा, मतलब ये लिमिटेड है, और राइट्स भी लिमिटेड है, ये बोला. उसके बाद no state, group or person has any rights to engage in any activity aimed destruction above rights and freedom. समझ गए?
तो हम लोग बात करेंगे अभी इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स ये कहाँ से आया, क्या हुआ, इसके आधार पर। ठीक है ना। हम लोग अब पढ़ेंगे, आप लोगों को बोला अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स कहाँ से आया। ठीक है, इसका जो प्रतिष्ठान है वो मतलब एडॉप्ट कब किया गया है, क्यों क्यों किया गया है, सब हम पढ़ेंगे। जो चीज हम बता रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है कंपैरेटिव एग्जाम के लिए, इसको जरूर देख लेना एक बार एग्जाम में जाने से पहले, क्लियर हो जाए। ठीक है। तो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स bifurcated into two separate कन्वेन्यूस। ठीक है, इसका नाम था इंटरनेशनल कन्वेनिएंट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल कन्वेनिएंट। क्या क्या था, इंटरनेशनल कोवेनिएंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनिएंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये दोनों है। ठीक है, एक तो इंटरनेशनल कोवेनिएंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, दोनों सेपरेट कन्वेंट्स था। एक था, एक नंबर है इंटरनेशनल इंटरनेशनल कॉन्वेनिएंट कॉन्वेनिएंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, और दो नंबर था इंटरनेशनल इंटरनेशनल कॉन्वेनिएंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स।
पर ये दोनों जो है ये कहाँ से आया है? यूनिवर्सल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, जो 1948 में हुआ था। ठीक है, वो दोनों भाग हो गए यहाँ पर। अब क्या है, ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, वो 1966 के तहत, ठीक है, एक कन्वेनियंस अडॉप्ट किया था। कन्वेनियंस अडॉप्टेड किया था, और फोर्सफुली उसको रन किया था, फोर्सफुली रन इन 1976 तक। फोर्सफुली पास मतलब रन किया गया था, लाया गया था, केम फोर्स इन 1976। ओके, इसका जो प्रोटोकॉल था, हर चीज का प्रोटोकॉल रहता है। तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो अडॉप्टेड किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1948 में, और कन्वेनिएंट को दोनों तरह सेपरेट किया था, टू टाइप सेपरेट किया था कन्वेनिएंट को। एक इंटरनेशनल कन्वेनिएंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरनेशनल कन्वेनिएंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। देन यूनाइटेड नेशन असेंबली फिर से जब दोनों सेपरेट कन्वीनियंट लाया गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तहत, तो क्या हुआ था कि 1966 में ये लाया गया था, एडॉप्टेड किया गया था, और केम फोर्स इन 1976 में कार्य के मतलब काम कर रहा था ये। ठीक है, इसका जो कन्वीनियंट है, इसका कुछ प्रोटोकॉल तो रहता है। तो two optional protocol to international convenient civil and political rights were also adopted in United Nations Assembly. First optional protocol was adopted 1966. फर्स्ट जो प्रोटोकॉल था वो 1966 के तहत लाया गया था। ठीक है, फर्स्ट प्रोटोकॉल। और सेकंड प्रोटोकॉल लिया गया था 19, ये जो फर्स्ट प्रोटोकॉल लिया गया था, FIRST, फर्स्ट प्रोटोकॉल लाया गया था, और 1986 के तहत, सॉरी 1989 के तहत सेकंड सेकंड प्रोटोकॉल लाया गया था, हम प्रोटोकॉल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अभी। इसका डिटेल्स को पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और ये क्या है, जो प्रोटोकॉल है उसका दोनों चीज हो गया था। यहाँ पर मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। द फर्स्ट ऑप्शनल प्रोटोकॉल प्रोवाइड फॉर द सबमिशन ऑफ complaints by individual whose human rights have been violated by state party.
फर्स्ट ऑप्शनल प्रोटोकॉल प्रोवाइड किए गए थे टू सबमिशन ऑफ कंप्लेन इंडिविजुअल, हर एक के लिए हुज ह्यूमन राइट्स हैज बीन वायलेटेड बाय स्टेट पार्टी के लिए, ठीक है। और सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल था क्या, एडवोकेटेड एंड एबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी, ठीक है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि दोनों जो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानने लगे यहाँ पर। फर्स्ट जो प्रोटोकॉल था, फर्स्ट प्रोटोकॉल फर्स्ट प्रोटोकॉल के तहत फर्स्ट प्रोटोकॉल क्या है? फर्स्ट प्रोटोकॉल है provides for the submission of complaints, for the submission of complaint complaints by individual whose human rights whose human right has been violated by the state policy, has been violated violated by a state party, ओके। और सेकेंड जो प्रोटोकॉल है वो है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर पहले। हम लोग पहले जान लेते हैं कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में थोड़ा। और सेकंड पार्ट है यहाँ पर सेकंड प्रोटोकॉल advocates the abolition of the death penalty of the death penalty The Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, टू ऑप्शनल प्रोटोकॉल था यहाँ पर। इंटरनेशनल कन्वेनेंट इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स
constitute what now widely regarded the International Bill of Human Rights. इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे. इसको वाइडली, इसको और ज्यादा फैला गया था इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत. ठीक है, तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को टू कन्वीनियंट सेपरेट पार्ट में भाग किया गया था. एक था क्या, एक था international convenient on civil and political rights, and second international convenient on uh, economic, social and cultural rights. तो फर्स्ट जो प्रोटोकॉल था वो अडॉप्ट किया गया था 1966 के तहत, और सेकंड जो प्रोटोकॉल था वो 1989 में अडॉप्ट किया था, मतलब हाँ अडॉप्ट किया गया था. और फोर्स केम फोर्स इन 1976 के तहत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको चला गया, इसके माध्यम से चलाया गया था. अदर इंटरनेशनल कन्वीनियंस, और भी अदर्स इंटरनेशनल कन्वीनियंस है. वो है कन्वीनियंट ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेटेड 1966 के तहत हुआ था. कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979 में किया गया था. कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट 1984 में किया गया था. डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स टू डेवलपमेंट 1986, कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड 1989, कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड members of their families 1990, convention on the rights of persons and disabilities 2006. तो हम लोग तो ये सब बोर्ड में लिख कर देखते हैं. ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके लिखेंगे, यहाँ पर बताएंगे साल को और अच्छे से डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे.
Convention on Elimination of All Forms. एक किया गया था 1906 के तहत Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination, जो भिन्नता रहता है ऊंचा और नीच, ऊंचा और नीच मतलब ब्राह्मण, क्षत्रियो और शूद्र। शूद्र सबसे नीच है और ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, तो एक रेशियल वेरिएशन है। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। हम लोग क्या कहते थे 1976 के तहत 1976 के तहत जो वुमेन के अगेंस्ट हम लोग भिन्नता मतलब उसका जो राइट्स टू वुमेन, तो राइट्स टू वुमेन के मतलब उसको एजुकेशन दिया गया, मतलब उसको एजुकेशन मतलब पढ़ने का पूरा अधिकार है, उसको समझ का एक अधिकारी भी हो सकता है वो पढ़ने के बाद, और कई तरह जो यहाँ पर दिया गया है कि कुछ काम है जो काम से हम लोग एलिमिनेट किया जाता है वुमेन, यहाँ पर ये सब बोल रहा है। यहाँ पर 1984 में 1984 Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punish। कोई भी पनिश हो सकता है, कोई भी मतलब अश्लील व्यवहार भी हो सकता है यूज करना, और अदर्स कस्टनियो और इनह्यूमन मतलब जानवर जैसा बर्ताव। डिक्लेरेशन ऑन राइट टू डेवलपमेंट वो 1986 में किया गया था। 1986 कुछ चीजें मतलब डेवलप्ड के मतलब क्या है? उन्नति मतलब उसको खराब से अच्छे रास्ता दिखाना। कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड 1989 कन्वेंशन on the right of the child, convention on the protection of right all migrant worker members of the family 1990 में किया गया था। कन्वेंशन ऑन द राइट पर्सनल डिसेबिलिटी 2006 विकलांग के लिए। ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। Four ideas of preamble aim to promotion of human rights. They are justice in social, economic and political affairs, liberty of thoughts, expression, belief, faith or worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring and dignity of the individual। ये सब था। एक नंबर क्या है? जुडिशियल इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर। अब उस मतलब आकृति। लिबर्टी ऑफ थॉट्स बोलना, एक्सप्रेशन देना, बिलीव विश्वास, फेथ, सुख एंड वर्शिप वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी जरूर। fraternity assuring the dignity of individual। The fundamental rights under Part 3 the Constitution contain elaborate civil and political rights divided into 6 categories।
यहाँ पर बोला गया है कि पार्ट थ्री में फंडामेंटल राइट्स के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को कर दिया गया है। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को डिवाइडेड किया गया है। डिवाइडेड किया गया है 6 कैटेगरी तक। 6 कैटेगरी। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, rights to freedom of religion, culture and education right to constitutional remedies. The directive principle of state policy, part 6, part 4. Constitution comprise economic, social and cultural. Socialistic principle, Gandhian principle and liberal intellectual principle. कई सारा एक्ट यहाँ पर दिया गया है। तो 6 एक्सप्रेशन हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक नंबर है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। 2 नंबर है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। 3 नंबर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 4 नंबर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। 5 नंबर है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। 6 नंबर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। खत्म। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो स्टेट पॉलिसी के अंदर है, जो पार्ट 4 में पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो कंप्राइज है, मतलब सामान्य है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में। Beside fundamental rights, including Part 3, there are certain other contain other parts of Constitution. For example, right to property, Part 13. Supreme Court ने क्या किया कि Supreme Court has also expanded the scope of human rights contained in fundamental rights.
It declared the number of human rights as integral part of fundamental rights. हाँ जरूर. Thought they have not been specially mentioned. Part 3 of Constitution. जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि scope of human rights contain fundamental rights. It declared the number of human rights, okay, as integral part of human fundamental rights. Thought they are they have not been specially mentioned. पार्ट 3 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने तो जो कहा है यहाँ पर इंटीग्रिटी के बारे में, वो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया. The example of such unnormated fundamental rights are right to health, right to speedy trial, right against torture, right to privacy, right to travel, abort, right to free legal aid, and so on. और कई सारे एक्ट है यहाँ पर. In addition of these, various law enacted by the parliament and state legislature contain number of human rights. Few such law are Bonded Labor System Act, Protection of Civil Rights Act, Right of Person with Disabilities Act, and Minimum Wage Act, and so on. Finally, Protection of Human Rights Act 1993 के तहत define human rights in India as right related to life, liberty, equality, dignity of individual guaranteed by constitution or embodied in international convent and enforcement by court in India. Further, it also defined the international convents as an international convent on civil and political rights, an international convent on economic, social and cultural rights adopted by the General Assembly of the United Nations 16 December 1996. Okay. And such other government of convenient adopted by General Assembly United Nations as general government may notified specify the Indian government accede to these two international convents on 10 April 1979. तो इंडिया में लाया गया है 1979 के तहत 10 अप्रैल में इंटरनेशनल कन्वेनिएंट. पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एडॉप्ट किया था 1948 में. ठीक है. 1966 में फर्स्ट प्रोटोकॉल एडॉप्ट किया गया था, सेकेंड प्रोटोकॉल एडॉप्ट किया गया था 1986 में, और उसको फोर्सली रन किया गया था 1976 में. और क्या है, और है कि इंडिया में लाया गया है 10 अप्रैल 1979 में. और वो जो यूनाइटेड नेशन है वो जब क्या बोले उसको फर्दर डिफाइन जब किया गया था तो 16 दिसंबर 1996 में. और फाइनली जब 1993 में फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट लिया गया था, वो क्या ह्यूमन राइट्स इन इंडिया as the right related to life, liberty, equality, dignity, individual guaranteed 1993 में. थोड़ा बताना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर.
तो 1993 में एक एक्ट लागू किया गया था। क्या है? प्रोटेक्शन 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 ऑफ ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स एक्ट। वो 1993 में लिया गया था। ये गारंटीड है, ठीक है। अभी ये गारंटीड है, कॉन्स्टिट्यूशन में ले गए हैं, ठीक है इसको। तो ये फाइनली इसको अडॉप्ट किया गया था 1993 में इंडिया में, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत 1993 में ले गए हैं। तो यो इसके तहत क्या क्या लिया गया था? लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल guaranteed by the constitution or amendments in the international conventions and enforceable by court in India। कोर्ट के माध्यम से लिया गया था। जो सब एक्ट ले जाता है यहाँ पर, तो कोर्ट के माध्यम से ले जाता है इंडिया में। कभी कभी हो, कभी हो, लिया जाता है। और जनरल असेंबली जब अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन 16 दिसंबर 1996 में, जब इसको डिफाइन किया गया था फिर से एक बार। और यहाँ पर दिखाया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट एक्सेसिड टू दोज टू इंटरनेशनल कन्वेंट्स, जो हम लोग बात किए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, टू पार्ट इंटरनेशनल कन्वेनिएंट ऑन civil and political rights, and second international convenience on economic, social and cultural rights। ये दोनों 10 अप्रैल 10 अप्रैल 10 अप्रैल 1979 के तहत इंडिया में लिया गया था इंटरनेशनल कन्वेनिएंस। ओके। कमीशन रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। तो हम लोग नेम ऑफ कमीशन के बारे में बात करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर एसटीज एक नंबर है। नेशनल कमीशन नेशनल कमीशन नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आर्टिकल 338 में। और 2 नंबर है नेशनल कमीशन ऑफ एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। वो आर्टिकल्स 338 के एक पार्ट में लिया गया था आर्टिकल्स, ठीक है। और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में, ठीक है। 3 नंबर है स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक। स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक linguistic minorities। वो कब लिया गया था? आर्टिकल 150 के तहत, आर्टिकल 350 बी के तहत। और 4 नंबर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन
राइट कमीशन लिया गया है कब? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ह्यूमन राइट्स एक्ट, राइट्स एक्ट 1993, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 में लिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 लिया गया है। नेशनल कमीशन ऑफ फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 में लिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कॉन्स्टिट्यूट आर्टिकल 338 बी में लिया गया है। सेंट्रल कमीशन फॉर डिसेबिलिटी पर्सन, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। स्टेट कमीशन रिलेटेड टू राइट्स, स्टेट कमीशन के बारे में हम लोग, सेंट्रल कमीशन मतलब कमीशन के बारे में बात कर रहे थे अभी। एक बॉडीज है, ठीक है, कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। State Commission for Protection of Child Right, the Commission for Protection of Child Right Act 2005, State Commission for Disabilities Person, the Rights of Person with Disabilities Act 2016, State Commission for STs and SCs, Act of State Legislature or Executive Resolution of the State Government, the State Commission for Women Act, the State Legislature or Executive Resolution of State Government, the State Commission for Minorities as well as same, State Commission for Backward Classes as well as same, this act of the State Legislature or Executive Resolution of the State Government. Previous but the State Commission for Minorities, these are act of the state legislature or executive resolution of the state government। इसके तहत फंडामेंटल ऑफ राइट्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं। चैप्टर कंप्लीटेड है। थैंक यू।